इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी शिविर, प्रभारी पदाधिकारी एवं बंदोबस्त पदाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप पूर्व में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप सभी उन अधिनियमों और नियमावली के अंतर्गत सभी धाराओं और नियमों से अवगत हो चुके हैं। साथ ही आप जानते हैं कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 की धारा 2 में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की परिभाषा दी गई है। पुनः फिर एक बार इसको दोहरा देना चाहते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से अभिप्रेत है अधिनियम और नियमावली में वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्व के निर्वहन हेतु राज्य सरकार के द्वारा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में नियुक्त, ये उसकी परिभाषा आपके अधिनियम में दी हुई है। और इसी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी दो होते हैं, दो रूपों में कार्य करते हैं। एक आपके सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय, दूसरा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी शिविर के रूप में कार्य करते हैं। अब आप ये जान लें कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय का क्या कार्य है। आप पीछे गत जो क्लास में भी इस पर आप पूछे थे, मुझसे प्रश्न किए थे, तो ये आप जान लें। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय जिला बंदोबस्त कार्यालय में रहते हैं और वहीं से अपनी दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उनका दायित्व है कि स्थापना शाखा, लेखा शाखा, अभिलेखागार एवं जांच शाखा, जो विश्रांति के लिए जांच शाखा होता है, उसको व्यवस्थित करना और विषय के अनुसार सभी रजिस्टरों का संधारण करना, इनका वो काम है। क्या स्थापना शाखा होती है जिला बंदोबस्त कार्यालय में, लेखा होती है कि जो जहां से आपका पूरे जिले के जो पदस्थापित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अमीन, कर्मी, लिपिक, जितने लोग कार्यरत होते हैं, उनकी जो मासिक भुगतान होता है या अन्य विपत्रों के माध्यम से भुगतान की जाती है, वो सब कार्यों का संपादन लेखा शाखा से किया जाता है। अभिलेखागार भी होता है, जो आप शिविर में आपके द्वारा जो अभिलेखों का संधारित किया जाएगा, वो जब शिविर का कार्य संपन्न हो जाएगा, तत्पश्चात सभी अभिलेखों को जिला बंदोबस्त कार्यालय के अभिलेखागार में आपके द्वारा समर्पित किया जाएगा और वहां उसको सुरक्षित और सही तरीके से रखा जाएगा। वहां जिला बंदोबस्त में कार्यालय में आपका विश्रांति का 2 चरण जो बताए थे पूर्व में, कि विश्रांति का प्रथम चरण, विश्रांति का द्वितीय चरण, तो वहां इसी कार्य के लिए वहां जांच प्रशाखा होती है। 2 प्रशाखा रहती है, एक आपका आलेख और रकवा प्रशाखा और दूसरा खेसरा प्रशाखा। ये आपका वही ये प्रशाखा कार्य करती है। फिर है उनका दायित्व कि निदेशालय से जितनी पत्र प्राप्त होगी, उन पत्रों को संधारण करना और वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना। जो भी निदेशालय से जो पत्र जाएंगे, उन्हें प्रॉपर सभी को संधारित करना, माने रिसीट होगा और उसके बाद में संचिका में अभिलेख संचिकाबद्ध होकर वो जो संबंधित लिपिक होंगे वो उपस्थापित करेंगे, उनके माध्यम से बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के यहाँ जाया करता है। और उसके तत्पश्चात जो बंदोबस्त पदाधिकारी का निर्णय होता है,
उस या निर्देशालय का निर्णय होता है, उसको बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय का दायित्व होता है क्रियान्वित करवाना। ये सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय का ये दायित्व है। साथ ही जितनी आप जिला में समस्त सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, उन सर्वेक्षण कार्यों को ससमय निष्पादन सुनिश्चित कराना भी उनका दायित्व है, उसकी भी मॉनिटरिंग वो करते हैं। साथ ही एजेंसी के कार्यों का निरीक्षण करना, जिस जिला में से संबंधित एजेंसी होते हैं, आपके 3 एजेंसी आपको ज्ञात होगा। पहला IIC टेक्नोलॉजी है, दूसरा GIS कंसोर्टियम है, तीसरा ILFS है। इन 3 एजेंसियों जिस जिलों से वो संबद्ध हैं, उन एजेंसियों का भी उनके कार्यों का निरीक्षण करना, ये आपका सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय का दायित्व है। और साथ ही विभिन्न प्रशाखाओं की कार्यों की समीक्षा और समन्वय स्थापित करना, ये भी उनका काम है। साथ ही जो जांच प्रशाखा रहेगा, उसका भी वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वो पर्यवेक्षण करेंगे कि वो सही तरीके से जांच प्रशाखा कार्य कर रहा है कि नहीं। साथ ही उनका आगे का दायित्व है, किस्तवार खानापुरी शिविर है या आपत्ति शिविर के गठन हेतु कार्यबल की कितनी आवश्यकता है, उसके हिसाब से मानचित्र के आलोक में सभी प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ आदेश हेतु संचिका को उपस्थापित करना। जैसे आपका है खानापुरी दल का गठन किया होगा, तो खानापुरी दल के गठन के लिए भी उनके द्वारा वो प्रस्ताव शिविरवार बनाकर उनके द्वारा प्रभारी पदाधिकारी को समक्ष उपस्थापित करते हैं, और प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के यहाँ जाता है, और तत्पश्चात वहां से अनुमोदन होकर उस खानापुरी दल का गठन का जिला राजपत्र में प्रकाशित करवाना, ये सब भी उनकी दायित्व के है। साथ ही अगर कोई बंदोबस्त से संबंधित कोई जानकारी या उपलब्ध समस्याओं की जानकारी से निर्देशालय को अवगत कराना, कोई अगर आप शिविर में कोई समस्या है, उससे उसको आप प्रतिवेदित किए, या जब अगर मासिक बैठक हुई या पाक्षिक बैठक हुआ, उसमें आपके द्वारा इस समस्या लाया गया, उन समस्याओं को भी निर्देशालय को अवगत कराना, ये भी उनका दायित्व है। साथ ही एक महत्वपूर्ण दायित्व है कि जो आपका जिले में जितने शिविर हैं, जो कार्य होते हैं, सर्वेक्षण का कार्य होते हैं, आप उसको प्रतिवेदन जो आप भेजते हैं, उसकी भी मॉनिटरिंग करना, पर्यवेक्षण करना उनका दायित्व है कि शिविर से समय पर निर्देशालय को प्रतिवेदन जा रहा है कि नहीं, ये भी उनका देखना ये दायित्व है कि समय जा रहा है कि नहीं। साथ ही सर्वेक्षण कार्य के लिए सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना। जैसे आप शिविर का गठन हो गया, तो उसी स्थिति में आपको प्रपत्र चाहिए, आपको पंजी चाहिए, अमीन के लिए जो है अमानत से संबंधित इंस्ट्रूमेंट चाहिए, फिर साथ ही शिविर के संचालन करने के लिए फर्नीचर की आवश्यकता पड़ेगी। ये सभी उनकी शिविर के लिए उपलब्ध कराना उनकी दायित्व है। जब अंतिम प्रकाशन के लिए तैयार अभिलेख हो जाता है, आप उसको जब भेजेंगे, तो उन जिला बंदोबस्त कार्यालय का दायित्व है कि उसको ससमय बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ उसको उपस्थापित कराना, ताकि वो हस्ताक्षर हेतु उपस्थापित कराना। वहां से उनके हस्ताक्षर मोहर लगकर आ गया, तब फिर आपको उसके अंतिम प्रकाशन के लिए वो आप भेजा जाता है शिविर में, ये भी उनकी दायित्व है। इस प्रकार सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय का ये दायित्व है। अब इस प्रकार ये मुख्यालय का दायित्व है। अब आइए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो शिविर होते हैं, उनका क्या दायित्व होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो शिविर होते हैं, वो खानापुरी दल के सबसे वरीय सदस्य होते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में खानापुरी दल कार्य करता है, ये आप जान लें। और जब वो गठन हो जाती है, तो आम सभा का उनके द्वारा आयोजन किया जाएगा। आम सभा में आयोजन में जो बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा प्रपत्र में उद्घोषणा की जाएगी,
उस उद्घोषणा को आम सभा में संबंधित राजस्व ग्राम में अमीन को निर्देश देकर आम सभा का आयोजन कर उसे प्रचार प्रसार कराना, ये उनकी दायित्व है कि सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया, प्रचालन शुरू हो गई है, ये उनकी दायित्व है। साथ ही उनकी दायित्व है कि इसके पहले कि अपने जो शिविर में वो जिस शिविर में उनकी पदस्थापन होगी उस शिविर में का भवन सुव्यवस्थित रूप से संचालन करने हेतु ठीक ठाक करना, उसमें फर्नीचर की व्यवस्था करना, उसमें अलमीरा की व्यवस्था करना, अगर ये इसे जिला बंदोबस्त कार्यालय से प्राप्त करना। साथ ही वो उसके पूर्व आप वो जिला बंदोबस्त कार्यालय से संपर्क कर गत कैडेस्ट्रल सर्वे हो, रिविजन सर्वे हो या चकबंदी खतियान हो, उसे प्राप्त करना ताकि अमीन वो प्रपत्र 5 खतियानी विवरणी वो तैयार कर सके। साथ ही अंचल कार्यालय से संपर्क कर जौनदी पंजी 2 की सॉफ्ट प्रति प्राप्त करना, हार्ड प्रति प्राप्त करना, गमेजरुआ आम मालिक की सूची प्राप्त करना, भूदान से संबंधित अगर वहां सूची उपलब्ध है तो वहां से प्राप्त करना। यदि भूदान जिला भूदान कार्यालय अगर अभी कार्यरत है जिले में, वहां से संपर्क करके भूदान की सूची प्राप्त करना। साथ ही जिला भूर्जन कार्यालय से भूर्जन से संबंधित सभी भूमियों की सूची प्राप्त करना। साथ ही सभी विभाग जो सरकारी विभाग है उसे भी एक प्रपत्र 1 की सूचना निर्गत कर देना जो उनके शिविर के अंतर्गत है कि भाई सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, इसके लिए सूचना निर्गत करना। साथ ही अपने संबंधित थाना प्रभारी को सूचना कर देना, प्रपत्र 1 की एक प्रति उपलब्ध कराना, इन गांवों में सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इस प्रकार वो आपका ये कार्य वो शुरू करेंगे। और साथ ही जब ये सब पूरी तैयारी हो जाएगी उसके बाद वो किस्तवार का कार्य प्रारंभ करेंगे। किस्तवार में से पहले उन्हें मुख्य रूप से करना है कि आम सभा का आयोजन कराएंगे, अपने अमीन को निर्देश देंगे कि भाई वंशावली प्रपत्र 3.1 में जो प्राप्त हुआ है उसे आम सभा का आयोजन कर ग्राम आम सभा से अनुमोदन कराना, इस शिविर प्रभारी का दायित्व है। साथ ही जो स्वघोषणा प्रपत्र 2 में प्राप्त होगा रैयतों से, उसका सत्यापन करना, अमीन उसे जो अंचल से पंजी 2 की प्रति प्राप्त करेंगे या गरमजरुआ मालिक की हो या बंदोबस्ती से संबंधित हो या भूदान की सूची हो या अधिशेष भूमि से संबंधित वितरित रैयतों के बीच वितरित की गई है उसकी सूची, इस तरह से जो भी वहां से सूची प्राप्त हुई है उसके आधार पर, उन सभी राजस्व अभिलेखों के आधार पर आपकी स्वघोषणा का सत्यापन कराना उनका दायित्व है। अमीन जब सत्यापित करेंगे तो वो प्रतिवेदित करेंगे, उसके बाद कानूनगो होंगे, उसे पर्यवेक्षण करेंगे, उनके पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के रूप में उनका हस्ताक्षर होगा। तत्पश्चात विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी उनके द्वारा उस प्रपत्र 3 में सत्यापन प्रमाण पत्र के रूप पर हस्ताक्षर वो बनाएंगे। ये उनकी प्रमुख दायित्व है। आम सभा हो गई में वंशावली का संधारण हो गया। अब है साथ ही जो आम प्रपत्र 3 में सत्यापन अगर हो जाता है और जो शेष जो गैर सत्यापित हैं या विवादग्रस्त हैं स्वघोषणा, जिसमें पता चला कि ये स्वघोषणा जो दिया जा रहा है रैयतों से उसमें उस भूमि में विवाद है, तो उसे प्रपत्र 4 में प्रविष्टि कराकर उसकी भी पंजी का संधारण कराना शिविर सहायक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी का दायित्व है कि इसको संधारण कराना इनकी दायित्व है। इस प्रकार वो जब ये सत्यापन हो गया तब किस्तवार का वो कार्य प्रारंभ करते हैं। किस्तवार में भी आप के दौरान हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा दिए गए मानचित्र और कंपैरेटिव जो स्टेटमेंट कंपैरेटिव एरिया स्टेटमेंट के आधार पर किए जा रहे भूखंडों का सत्यापन और ग्राम सीमा का कार्रवाई अमीन द्वारा किए जाने का पर्यवेक्षण करना। जो अमीन अगर ट्रांजैक्शन फिक्स करते हैं, यूनिक बाउंड्री का निर्धारण करते हैं, वो रैंडमली उन्हें भी करना है। यदि उनके शिविर में
20 से 25 राजस्व ग्राम रहेंगे तो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का दायित्व बनता है कि सभी ट्रांजेक्शनों का वो सत्यापन करें कि वो ट्रांजेक्शन जो उस राजस्व ग्राम में सही सही नियत की गई है कि नहीं। साथ ही वो देखेंगे कि जो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी है उनके द्वारा प्रत्येक ट्रांजेक्शन का डीजीपीएस के माध्यम से कोऑर्डिनेट लिया जा रहा है कि नहीं। कोऑर्डिनेट यदि लिया गया तो उसे एजेंसी अपने पास अपने सॉफ्टवेयर में वो संधारित कर रहा है कि नहीं। साथ ही अमीन भी उस सारे ट्रांजेक्शन का पर जो डीजीपीएस के माध्यम से वो कोऑर्डिनेट लेंगे उसे भी अपनी पंजी में संधारित करेंगे। साथ ही ये भी उनका दायित्व बनता है कि जो भी ट्रांजेक्शन या यूनिक बॉन्डी का निर्धारण संबंधित राजस्व ग्राम में अमीन के द्वारा किया जाता है, कानूनों के द्वारा उसका पर्यवेक्षण किया जाता है, उसकी भी फील्ड बुक प्रत्येक अमीन राजस्व ग्राम फील्ड बुक भी संधारित करेंगे। ये ट्रांजेक्शन जो निर्धारित की गई उस राजस्व ग्राम, मान लीजिए कि एक ट्रांजेक्शन को निर्धारण करने में संबंधित तीनों राजस्व ग्राम जो सटे हुए 3 राजस्व ग्राम होंगे, तीनों अमीन उसमें उस कार्य को एक साथ मिलकर करेंगे। और जब एक ट्रांजेक्शन एक राजस्व ग्राम से वो फिक्स करते हैं तो पहले क्या करते हैं, आपको बताए थे कि जो विशेष सर्वेक्षण मानचित्र है या कैडेस्ट्रल या रिविजनल मानचित्र है, दोनों का मिलान करते हैं। हम मिलान करके देखते हैं कि कौन सा खेसरा 3 में रहा 4 में रहा है, मैंने 3 खेसरे का मिलन जंक्शन है या 4 खेसरों का जंक्शन है, उस बिंदु को चिन्हित कर लेते हैं। और साथ ही स्थल पर मैंने धरातल से भी उसको मिलान करते हैं। उस तरह की जो खेसरा चयन करने के बाद वहीं से ट्रांजेक्शन के लिए जो आपके विशेष सर्वेक्षण मानचित्र में ट्रांजेक्शन के बीच की दूरी लेते हैं और सजेवीन पर भी उसी ट्रांजेक्शन 3 मेरा 4 मेरा से वो टाई लाइन देकर ट्रांजेक्शन पर ठोकर मारते हैं। सर्वे की भाषा में से ठोकर बोला जाता है, मिलान करते हैं। अब मिलान करने के बाद अगर सही पाए तब ट्रांजेक्शन वही फिक्स होगी। इस कार्य को जो 3 राजस्व ग्राम होंगे उस सभी तरफ से दोहराया जाता है अमीन, तीनों अमीन के द्वारा, तब जाकर उसकी फिक्स होती है। इस कार्य को यदि एक शिविर प्रभारी के अंतर्गत तीनों राजस्व ग्राम है तो वो मिलान कर लेंगे। यदि दूसरे शिविर के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के अंतर्गत आता है वो भी उनकी भी दायित्व बनता है। इसलिए ये भी एक प्रमुख दायित्व है कि संबंधित राजस्व ग्राम का ट्रांजेक्शन यूनिक बॉन्डी सही सही निर्धारित किया गया है कि नहीं। साथ ही आप इस जब मानचित्र अगर एजेंसी से प्राप्त होगा तो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का मुख्य दायित्व है कि आपका जो मानचित्र का मानचित्र मिलेगा उसमें 2 लेयर या 2 फिक्स पॉइंट के बीच की दूरी मानचित्र में ले लेंगे और स्थल पर भी उसके 2 बीच की दूरी क्या है दोनों की मिलान करेंगे। और दोनों मानचित्र पर टेबल पर बैठकर जो मिलान किए और स्थल पर मिलान करने पर दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। यदि आबादी का क्षेत्र है, मकान है, पूरा घना बस्ती अगर उस तरह का मिल रहा है तो 10 सेंटीमीटर का अंतर कम होना चाहिए, मैंने 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। यदि इससे अधिक का अगर अंतर आ रहा है तो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का दायित्व बनता है इसे एजेंसी को रिपोर्ट करे और आप उसको अपने मानचित्र को सुधार करने के लिए दिशा निर्देश दे। ये महत्वपूर्ण काम है। जब इस प्रकार ये काम हो जाता है और इस साथ ही जो भी ये काम होगा इसके लिए आपके विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का दायित्व है कि संबंधित अपने हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को भी ईटीएस और डीजीपीएस के साथ अपने प्रतिनिधि को, कर्मी को प्रतिनियुक्त करें शिविर में ताकि वो ससमय काम का निष्पादन किया जा सके। ये आपका है। आप ये ट्रांजेक्शन और यूनिक बॉन्डी और जो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन का भी अमीन के द्वारा 100% करना है। आपको बताए थे कल कि जो एसएस मानचित्र में क्या रहेगा, पॉलीगॉन रहेगा, खेत रहेगा। तो जब किसी उत्तर पश्चिम से अगर शुरू करता है अमीन तो पहले वो खेत पर जाता है, वहां पूछता है कि 4 खेत जो है एक रैयत का है कि भिन्न भिन्न रैयतों का है। यदि एक रैयत बोला कि चारों खेत, चारों पॉलीगॉन भूखंड मेरा ही है, एक ही रैयत का है, तो एक खेसरा का निर्माण होगा। तो इस तरह से जो भी एसएस मानचित्र में
पॉलीगॉन का मिलान करते हैं उसे 10% विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी को पर्यवेक्षण के तौर पर उसे बेतरतीब तरीके से रैंडमली किसी भी भूखंड को जांच करने का अधिकार विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी को है। या आप ये समझ लें। और अमीन आप कानगो हैं, आप बताएंगे कि किश्तवाड़ में क्या है सीमा 30 कार्य दिवस, तो 30 कार्य दिवस में अधिक से अधिक काम कैसे होगा इसकी तरीका मैं बता रहा हूं। उसमें क्या है, किश्तवाड़ में रैयतों से स्वामित्व अदखल के बारे में जानकारी नहीं लेनी है, सिर्फ इतना ही लेना है कि जो विशेष सर्वेक्षण मानचित्र में जो भूखंड देख रहे हैं, पॉलीगॉन देख रहे हैं, खेत देख रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लेना है। उत्तर पश्चिम से शुरू करेगा कि एक रैयत का 4 खेत है, 2 खेत है, 3 खेत है कि 5 खेत है, जिसको खेती करने के उद्देश्य से मेयर बनाकर वो 4 भाग में बांट देते हैं, 5 भाग में बांट देते हैं। और क्योंकि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी जो मैप बनाती है, जो नीचे जो धरातल की स्वरूप होगा उसी की प्रतिकृति आती है, तो ऐसी स्थिति में तो आपको खेसा नहीं हुआ, वो खेती के उद्देश्य से जो खेत का निर्माण किया हुआ है उसी की मानचित्र आपको मिला। तो इसी स्थिति में अपने अमीन को सुझाव देंगे, सिर्फ जाओ और पता करो कि एक रैयत का 2 खेत है कि एक ही रैयत का 1 खेत है, इस तरह से मिलान करें। अगर 4 रैयत, 4 प्लॉट, 4 भूखंड या पॉलीगॉन एक ही रैयत का है तो सिर्फ F या S लगाकर वो मार्क कर देगा और 1 नंबर डाल देगा। इस तरह से कार्य करते हुए वो आगे जल्दी जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास एक राजस्व ग्राम के लिए 30 कार्य दिवस में उसे किश्तवाड़ करना है। आप ये समझ लीजिए, इसलिए इस मेथड से अगर करेगा तो जल्दी हो जाएगा, ये आप ध्यान देंगे। साथ ही जब मानचित्र सब कुछ ठीक हो गया, किश्तवाड़ का कार्य समाप्त हो जाती है, तो आपका दायित्व क्या है, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी को उस मानचित्र को अपने हस्ताक्षर और मोहर के साथ उसे पुनः फिर अपने एजेंसी को वापस कर देना। और जब एजेंसी जो है पुनः फिर उसे जब संशोधन कर कर वो लौटाएगी तो उसे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी का दायित्व उसे प्रदर्शित करना, जो संबंधित राजस्व ग्राम या अपनी पंचायत या शिविर में उस मानचित्र को आम रैयतों के लिए प्रदर्शित करना। जो प्रदर्शन किया जाएगा वो निःशुल्क होगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस प्रकार ये कार्य आगे की ओर बढ़ेगा। अब आइए, जब ये कार्य हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, खानापुरी का कार्य प्रारंभ कराएंगे। तो ये भी हमारे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी का दायित्व है कि वो आदेश फलक पर वो संधारित करेंगे। जैसे ही उद्घोषणा की प्रति उनको मिलती है, उसी प्रक्रम से, सर्वेक्षण के प्रथम प्रक्रम से ही वो ग्राम अभिलेख का संधारण करेंगे। पहले उद्घोषणा लिखेंगे, फिर निर्देश देंगे, खानापुरी दल गठन का जो है उसकी वो अपना उसमें वर्णन करेंगे आदेश फलक पर। तत्पश्चात वो प्रपत्र 5 वंशावली प्रपत्र 5 तैयार करने के लिए निर्देश देंगे। उसके बाद वंशावली के लिए आम सभा आयोजन के लिए निर्देश देंगे आपका सहायक बंदोबस्त अधिकारी। इस प्रकार से आपका सभी प्रक्रमों को उस आदेश फलक पर लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, ये उनकी दायित्व है। तत्पश्चात के सवार का कार्य समाप्त हो जाएगा, तो फिर उन्होंने फिर उस पर अपने आदेश फलक पर लिखेंगे कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की अधिनियम धारा 7 की उपधारा 2 के अंतर्गत खानापुरी दल अपना खानापुरी का कार्य प्रारंभ करें। आप याद कीजिएगा, आपको बताया था कि धारा 7 के अंतर्गत खानापुरी दल का गठन होता है और खानापुरी का कार्य प्रारंभ किया जाता है, खानापुरी अधिकार अभिलेख की तैयारी। जब इस प्रकार वो तैयारी की शुरू हो जाती है, ये आपका विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी का दायित्व है कि आदेश फलक पर लिखकर और आदेश दे, और उसी आदेश फलक के दाहिने तरफ पर आपके अमीन और संबंधित अमीन और कानूनगो जो होंगे वो हस्ताक्षर बनाकर उसे अनुपालन के लिए देखेंगे, सीन करेंगे, उस आदेश को प्राप्त करेंगे। ये तरीका हुई। तो साथ ही जब खानापुरी प्रारंभ हो जाएगा तब उसमें आपका अमीन का दायित्व बनता है कि प्रपत्र 3.2 में जो है यादाश्त पंजी का पारित करना, और उसके साथ ही साथ प्रपत्र 6 में खिसरा पंजी का भी संधारण करते जाना। जब वो खाना पंजी प्रपत्र 6 में संधारित हो जाएगा तो फिर पुनः अपने अमीन को आदेश फलक पर
वो आदेश करेंगे ग्राम अभिलेख पर कि भाई इसका खानापुरी पर्चा और एलपीएम तैयार करें, संबंधित एजेंसी तैयार करें, एजेंसी के द्वारा तैयार किया जाएगा। साथ ही उसे दिनांक इतना दिनांक एक तय कर देंगे, वो निश्चित करेंगे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी, उस दिनांक से उस खानापुरी पर्चा प्रपत्र 7 का वितरण होगा। और जब वितरण शुरू हो जाएगी तो फिर क्या होगा, प्रपत्र 8 में आपत्तियां प्राप्त होगी। ये जान लीजिए, प्रपत्र जब 8 में आपत्तियां आने लगेगी तब उसे भी अपने जिस संबंधित शिविर में लिपिक होंगे उन्हें निर्देशित करेंगे कि आपत्तियों को एक प्रति जो है प्रपत्र 9 में लें और दूसरी प्रति रैयतों को वापस करें, और जितनी आपत्तियां आती हैं उसे प्रपत्र 10 की पंजी जो होगी उसमें संधारित करें। ये उनकी दायित्व है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी का, इन कार्यों को कराना। साथ ही मुख्य रूप से ये भी है कार्य है कि वो देखेंगे कि जो आपत्तियां आ रही हैं वो 15 दिनों तक ही आनी है। अगर पर्चा जैसे ही खानापुरी पर्चा प्रपत्र 7 का वितरण प्रारंभ करने का जो आदेश देंगे उससे 15 दिनों के अंदर में आपत्तियां प्राप्त किया जाएगा शिविर में। उसके पश्चात वो उस कार्य को बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद सुनवाई का कार्य प्रारंभ होगा। तो आपत्तियां मान लीजिए कि वितरण हुआ और 2 दिनों के बाद शुरू हुई, तो जैसे ही आपत्तियां आती है प्राप्त होती है शिविर में, वैसे ही कानूनगो को अपना निर्देश देंगे कि इसकी सुनवाई का भी कार्य प्रारंभ करें। ये विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी का दायित्व है कि इस कार्य को संपादन कराना, और सभी आपत्तियों को वो अभिलेख खोलकर कानूनगो के द्वारा उसे सुनवाई किया जाएगा। और इस प्रकार वो देखेंगे कि जो भी अगर लोक भूमि से संबंधित है, संबंधित कानूनगो वो उसकी सुनवाई नहीं कर तो नहीं रहे हैं, अब करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा नियमावली कहता है कि अगर प्रपत्र 8 में जो भी दावा आपत्ति प्राप्त होती है उसमें लोक भूमि से संबंधित रहेगा, वो कानूनगो के द्वारा नहीं किया जाएगा। कानूनगो केवल उनका दायित्व बनता है कानूनगो का अभिलेख खोलकर उसमें आपका जैसे ही अभिलेख खोलेंगे सारी आपत्ति के बारे में लिखने के बाद उनको पता चल जाएगा कि लोक भूमि से संबंधित है, उस अभिलेख को अपने जो सहायक बंदोबस्त अधिकारी उस शिविर में होंगे उनकी समक्ष अग्रसारित कर देंगे। तो यहाँ दायित्व बनता है सहायक बंदोबस्त अधिकारी का कि सभी लोक भूमि से संबंधित दावा आपत्तियों की सुनवाई ससमय निपटारा करना, उनके द्वारा भी 30 कार्य दिवस के अंदर ही उन लोक भूमि से संबंधित आपत्तियां आएंगी उनको भी निपटारा उन्हें करना उनका दायित्व है, ये आप जान लें। इस प्रकार से जब सुनवाई का कार्य प्रारंभ समाप्त हो जाती है तब उनका दायित्व बनता है कि खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप की तैयारी आप समझ लीजिए। तो आप जानते होंगे प्रपत्र 12 जो है नियम 11 उपनियम 1 के अंतर्गत प्रारूप प्रकाशन की तैयारी होती है। उसी स्थिति में जो है विश्रांति के प्रथम चरण में वो सारी अभिलेख चला जाएगा और वहां सारी जांच होने के बाद में प्रारूप प्रकाशन प्रपत्र 12 में किया जाएगा। वो प्रारूप प्रकाशन प्रपत्र 12 में जो तैयार किया जाएगा उस विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के हस्ताक्षर एवं अभिप्रमाणित एवं मोहर के और तिथि के साथ जो हस्ताक्षर करेंगे पूरा नाम के साथ करेंगे, लघु हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इस प्रकार वो उसका प्रकाशन करेंगे। प्रकाशन कराना विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी का दायित्व है कि संबंधित राजस्व ग्राम के में शिविर में संबंधित पंचायत के सूचना पट पर या सार्वजनिक स्थल पर रखकर आम जनता उसे माने उस समक्ष परिशीलन हेतु प्रदर्शित करना। साथ ही जो प्रारूप प्रकाशन होगा प्रपत्र 12 में उसके साथ साथ मानचित्र का भी प्रकाशन किया जाएगा। ये दोनों होगी, दोनों जब प्रकाशन किया जाएगा, इस प्रकाशन की अवधि क्या रहेगी 30 कार्य दिवस। ये विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी का दायित्व बनता है कि 30 कार्य दिवस के लिए वो प्रकाशन हो। अब प्रकाशन जब शुरू हो जाएगा तो पुनः फिर क्या होगा कि भूस्वामी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय, लोक प्रतिष्ठान के कार्यालय से संबंधित जो भी प्रतिनिधि होंगे वो या भूमि में हित रखने वाले
जो रैयत होंगे वो अपना जो देखेंगे, अगर किसी प्रकार का त्रुटि है प्रविष्टि में, प्रारूप अधिकार अभिलेख में अगर प्रविष्टि में कोई अगर त्रुटि है तो वो प्रपत्र 14 में आपत्ति देंगे और उसे भी प्रपत्र 16 में आपका उनको एक प्राप्ति रसीद सभी रैयतों को दिया जाएगा और जो आपत्तियां 14 में आएगी प्रपत्र 15 में उसकी प्रविष्टि कर एक जो पंजी रहेगी वो लिपिक के द्वारा संधारित किया जाएगा। इस कार्य को कराना भी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी का दायित्व बनता है। और जैसे ही आपका आपत्तियां 14 में प्राप्त होगी, 16 में पावती रसीद दे दिया गया रैयतों को, 15 में जो है क्या होगा, प्रपत्र 15 में एक पंजी जो रहेगी जिसमें एंट्री होगी लिपिक के द्वारा। उसी समय लिपिक का दायित्व बनता है कि अभिलेख खोलकर सभी आपत्ति दावों को अभिलेख अलग अलग पृथक अलग अलग अभिलेख खुलेगा। एक आपत्ति या दावा के लिए एक अभिलेख खुलेगा, ऐसा नहीं कि साथ में, अलग अलग खोलकर अपने विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष उपस्थापित करना। और ये दायित्व बनता है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी को कि उसे 60 कार्य दिवस के अंदर में उन आपत्ति या दावा का निपटारा वो कर दें। ऐसा नहीं कि उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा सुनवाई का काम संक्षिप्त रीति से की जाएगी। सारी कार्यवाही जो है क्वासी जुडिशियल है वो राजस्व न्यायालय है, न कि वो सीपीसी 1908 के तहत डेट पर डेट नहीं डालेंगे वो। इसलिए ये ध्यान रहे। साथ ही बहुत सा ऐसा आएगा विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारियों को कि भाई अगर रैयत जो आपत्ति करता है उपस्थित नहीं हो रहा है तो अब क्या करेंगे। तो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी का दायित्व बनता है कि वो राजस्व अभिलेख या आपत्ति राजस्व अभिलेख एवं स्थल पर जाकर उसके स्थल का सत्यापन कर वो एक पक्षीय उन आपत्तियों का भी निपटारा कर सकते हैं। ये दायित्व उनका है और वो कर सकते हैं। यदि उसी स्थिति में वो मेमो ऑफ इंस्पेक्शन बनाएंगे, उसमें आपके अपने जिस दिन स्थल का सत्यापन करेंगे उसके पूर्व एक सूचना निर्गत कर देंगे कि आम ग्रामीण या जो उससे संबंधित रैयत हैं वो उपस्थित रहें और आवश्यकता अनुसार अपने अमीन को भी ले जा सकते हैं। आप विशेष सर्वेक्षण कानूनगो को भी वो उस तिथि को वहां उपस्थित होने के लिए निर्देश देंगे और संयुक्त रूप से भी वो स्थल का सत्यापन कर मेमो ऑफ इंस्पेक्शन बनाएंगे, ज्ञाप बात बनाएंगे और बनाकर वो अभिलेख का पाठ होगा। इस प्रकार वो निपटारा उनके द्वारा किया जाएगा। साथ ही जब वो समाप्त हो जाएगी, सारी आपत्तियां का निष्पादन हो जाएगा तो उनका दायित्व बनता है कि भाई पुनः फिर द्वितीय चरण के लिए विश्रांति शाखा में भेज दें। आप भेजने के बाद में वहां पूरी अभिलेख जाएगा, आपका खेसरा पंजी जाएगा, जितनी सुनवाई की गई है वो जाएगा और वहां जाने के बाद गत अधिकार मानचित्र वर्तमान जो मानचित्र होगा विशेष सर्वेक्षण मानचित्र दोनों का तुलना किया जाएगा। सभी अभिलेखों में देखा जाएगा कि जो आदेश पारित किया गया है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा वो संबंधित अमीन के द्वारा तरमीम किया गया है कि नहीं। इन सारी अभिलेखों को जांच के पश्चात वहीं आपका जांच सफाई मुकाबला जो कहते हैं वो सारी कार्य वहां होगी और होने के बाद पुनः फिर अभिलेख आपका प्रारूप प्रकाशन जो अधिकार अभिलेख है पुनः फिर शिविर में आएगा और फिर दायित्व बनता है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी का कि प्रपत्र 18 क में वो लगानदार तालिका तैयार करें। इसके लिए नियमावली में प्रावधान किया हुआ है, राज्य सरकार निश्चित कर दी है कि प्रत्येक किस्म की भूमि का अलग अलग लगान तय की गई है। कृषि भूमि की अलग, भीट भूमि की अलग, चौड़ दियारा भूमि की अलग, किसी शहरी भूमि की अलग दर तय है। आपका संबंधित विभाग की भूमि का 1 रुपये प्रति एकड़ है। इस प्रकार वो दर के अनुसार वो अंकित करेंगे। 18 क में पूरे अधिकार अभिलेख का तैयार करेंगे खेसरावार और बनाकर उसे प्रकाशन करना उनका दायित्व है। और उसके पश्चात वो प्रकाशन 15 दिनों के लिए किया जाएगा और उसके पश्चात फिर उनके द्वारा आपत्ति ली जाएगी। आपत्ति लेने के बाद उस आपत्तियों को निष्पादन करना भी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी का दायित्व बनता है और उसकी निष्पादन जब कर लेंगे तब उसके पश्चात पुनः फिर सारी जो बंदोबस्त दर तालिका तैयार की गई है उनके द्वारा वो प्रभारी पदाधिकारी को भेजेंगे और
और उन्हीं के माध्यम से, प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के यहाँ जाएगा। बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय अगर लगा कि सब ठीक है तो वो अनुमोदित कर देंगे, अगर असंतुष्ट होंगे तो पुनः वो आपत्ति कर शिविर को लौटा देंगे। शिविर में भी जो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे पुनः फिर उसे उन आपत्तियों को निराकरण करते हुए पुनः फिर वो संपुष्ट करने हेतु बंदोबस्त पदाधिकारी को भेजेंगे। जब बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा संपुष्ट कर दिया जाएगा तब पुनः फिर वो बंदोबस्ती लगान दर तालिका आपका शिविर में आ जाएगा। इस प्रकार प्रपत्र 20 तैयार किया जाएगा। प्रपत्र 20 जो तैयार किया जाएगा उसको भी प्रकाशन किया जाएगा बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा। जब वो तैयार हो जाएगा तो उनका दायित्व बनता है कि बंदोबस्त अंतिम अधिकार अभिलेख अंतिम प्रकाशन हेतु बंदोबस्त पदाधिकारी को के पास उनके हस्ताक्षर और मोहर के लिए भेजें। और यहाँ भी जब वो भेजेंगे तो जिला बंदोबस्त कार्यालय को, जिला बंदोबस्त कार्यालय में मुख्यालय जो होंगे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, उनका दायित्व बनता है उसे बंदोबस्त पदाधिकारी से हस्ताक्षर कराएं और उनके मोहर से के साथ उसकी प्रकाशन किया जाएगा। और प्रकाशन जब होगी तो उससे आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। आपत्तियां उसकी प्राप्त होगी 22 में, और वो उन आपत्तियों का निष्पादन जिला बंदोबस्त कार्यालय स्तर पर उप जो राज्य सरकार के द्वारा नामित पदाधिकारी होंगे, उप समाहर्ता भूमि सुधार स्तर के होंगे जो अधिसूचित होंगे, उनके द्वारा निष्पादन किया जाएगा। और तत्पश्चात वो जब सारी आपत्तियां 90 दिनों के अंदर में निष्पादित हो जाएगी, निपटारा कर ली जाएगी, तब अधिकार अभिलेख अंतिम रूप से तैयार हो गया। तब यहाँ पर पुनः सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय का दायित्व बनता है कि वो उस अधिकार अभिलेख का 4 प्रति तैयार कराया जाए। एक प्रति रैयती फर्द हो जाएगी, दूसरा अंचल कार्यालय में जाएगा जो अविधारी खाता पंजी के रूप में उपयोग होगी, तीसरा जो है मालिकी फर्द होगा तो जिला समाहर्ता महोदय को जाएगा, चौथा जो है निर्देशक भू अभिलेख महोदय को जाएगा। इस प्रकार वो 4 प्रति बनेगी और इस प्रकार ये कार्य यहाँ समाप्त होगा। ये इनकी दायित्व बनता है आपका ये विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का। साथ ही आपको बता दें कि विशेष सर्वेक्षण जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे, शिविर में जो मानचित्र प्राप्त होंगे या विहित प्रपत्र होंगे उसे सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना, ये भी उनकी दायित्व बनता है। क्योंकि मानचित्र तो आएगा, कैडस्ट्रल का भी हो सकता है, यदि वो गत अधिकार अभिलेख रिविजनल का तो रिविजनल का होगा, 20 गांव का 25 गांव का होगा, और सभी का अगर एक से ज्यादा सीट है तो अलग अलग होगा। तो आपका अलग रखने के लिए भी आता है, लंबा ऐसा रहता है, वो बॉक्स जैसा बनाता है, उसे मानचित्र को डालकर उसे उस पर लिख देंगे बाहर में कि मौजा ये कैडस्ट्रल मानचित्र, मौजा थाना नंबर, ताकि पता चले किस राजस्व ग्राम का ये मानचित्र है। उससे क्या होगा, फोल्ड रहेगा गोल। अगर आप उसको फोल्ड कर देते हैं तो मानचित्र मेजरमेंट के लायक नहीं रह जाता है, वो टूट जाता है और मेजरमेंट भी सही नहीं होगी। तो जब भी मानचित्र आप रखेंगे उनका है, आपका भी दायित्व है, क्योंकि उनकी दायित्व तो है ही, क्योंकि आप भी वहां पर्यवेक्षण कर रहे हैं, शिविर में है, तो आपका भी दायित्व है कि अमीन उसको गोल राउंड में उसको फोल्ड करे और ताकि उसमें सीधे रखे। तो जो बॉक्स आता है आप देखे होंगे मानचित्र रखने के लिए, उसमें रखकर उसके ऊपर पर मौजा का नाम, थाना नंबर, शिविर का नाम, ताकि पता चल जाए कि किस शिविर का है और कौन सा राजस्व ग्राम का है, थाना नंबर का, और कैडस्ट्रल मैप है कि रीजनल मैप है, वो लिख देंगे। फिर एसएस मानचित्र जो आएगा उसका भी उसके ऊपर में वो बॉक्स में जो मिलता है मैप रखने के लिए, उसके ऊपर में भी मौजा का नाम, थाना नंबर, इस प्रकार वो लिखवाना उनका दायित्व बनता है कि ताकि वो मानचित्र सुरक्षित रहे। साथ ही जो जिला बंदोबस्त कार्यालय से आपके प्रपत्र मिलेंगे, तो घोषणा के प्रपत्र है, वंशावली की प्रपत्र है, सूचना निर्गत की प्रपत्र है, रैयतों से आपत्ति प्राप्त करने की प्रपत्र है, पंजिया प्राप्त होगी, उसे भी शिविर कार्यालय में सुरक्षित रखने की व्यवस्था कराना, ये विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का दायित्व है, ये आप जान लें। साथ ही एक महत्वपूर्ण चीजें और है, ये जो छूट गया मुझे बताने के लिए, यादाश्त जो पारित किया जाएगा अमीन के द्वारा, तो यादाश्त अमीन के द्वारा पारित किया जाता है, तो उस यादाश्त पंजी में क्रम संख्या बाएं तरफ में लिखा जाता है। पहला क्रम नंबर 1, तो रैयत मान लीजिए मोहन सिंह है, वो प्लॉट नंबर 1 के लिए जो स्वामित्व के संबंध में जो साक्ष्य देगा, तो साक्ष्य जो भी दिया
तो उसको क्या करेगा अमीन, उसको बंडल बनाए और उसके ऊपर में एक सादा कागज लगा दे, या उसी के अगर डीड की कॉपी है, कोई बंटवारा की कॉपी, उसके पीछे पृष्ठ पर, पीछे वाले पर जो दिखे, विजिबल हो, स्केच पेन से मौजा का नाम, थाना नंबर और यादाश्त संख्या 1 और वर्ष वो लिखते चले जाए, क्योंकि यादाश्त जो पारित किया जाएगा अमीन के द्वारा, ये विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और आप सभी कानूनों का दायित्व बनता है कि अमीन किस स्वामित्व के लिए कौन सा साक्ष्य के आधार पर यादाश्त पारित आपसे कराया, ताकि कल आपकी जरूरत हो आप भी उसको पर्यवेक्षण कर सकें, या आपके जो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी आएंगे, बोलेंगे कि यादाश्त नंबर 5 का आप हमको दिखाइए कि कौन सा कागज के आधार पर आप आपके अमीन या आपके द्वारा पारित किया गया है, या वरीय पदाधिकारी आप तुरंत निकालेंगे, उसमें बंडल पर लिखा रहेगा, तो उसको आप इस तरह से रखेंगे अरेंज करके, आसानी से 1 से लेकर 20 बंडल को एक साथ कर दिए, उसको लगा दिए, फिर 21 से लेकर 40 तक का इस तरह से रखना आवश्यक है। हम लोगों ने इस तरह का भी जो फील्ड में हम लोग देखे, इस तरह की जो भी यादाश्त पारित की गई, उस अभिलेखों को सही तरीके से संधारित नहीं किया या सुरक्षित नहीं रखा गया, तो आज दिक्कत हो रही है। और क्योंकि ये भी अभिलेख जो है आप जिला अभिलेखागार में आपको जमा करना होगा, जो कि मुख्य है, खानापुरी अधिकार अभिलेख का ये पहला स्तंभ है, क्योंकि उसी जो रैयतों के द्वारा स्वामित्व के लिए साक्ष्य दिया जाता है, उसी आधार पर यादाश्त पारित होती है और खेसरा पंजी का निर्माण होता है। खेसरा पंजी क्या है? प्राइमरी अधिकार अभिलेख है, एकदम प्रारंभिक अधिकार अभिलेख है, समझ लीजिए। इसलिए पूरी अच्छी तरह से आप सभी कानूनों का दायित्व बनता है उस यादाश्त पारित करने के लिए जो साक्ष्य रैयतों के द्वारा उपस्थापित किया गया है, उसे सही तरह से बंडल बनवाएंगे। तो आपको प्रक्रिया बता दी कि बंडल जो बनाएंगे उसके धागा से या किसी मजबूत से उसको कर देंगे। जो पीछे का जो बंडल का भाग होगा, पीछे के उसमें यादाश्त संख्या, मौजा का नाम, थाना नंबर ये डालेंगे। यादाश्त संख्या 1, थाना नंबर उसके नीचे डाल देंगे, वो हो गया। ये आपका ये रहेगा, इस तरह से उसका रखना आवश्यक है। अब रहा और क्या काम करना है उनको भाई, गार्ड फाइल भी शिविर में रखेंगे, क्योंकि उनको विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी को जिला से भी निर्देश मिलेगा, भू अभिलेख परिमाप निदेशालय से भी निर्देश प्राप्त होगा। जो भी निर्देश प्राप्त होगा या आदेश अगर मिलेगा, उन आदेश को गार्ड फाइल में सुरक्षित रखना, संकलित कर रक्षित रखना उनका दायित्व है। गार्ड फाइल क्या होता है? एक तरह का इस तरह का फोल्डर होता है, उसमें पेज लगी होती है, उसमें आपको पेस्ट करके रखते चले गए, जब जरूरत हुआ तो उसको देख लेंगे। इस तरह का ये आपकी भी काम है, क्योंकि आप पर्यवेक्षक हैं, वहां कानून है, तो आपको भी दायित्व बनता है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के दायित्व के साथ साथ आपका भी दायित्व है उन गाइड फाइलों का में सभी आदेशों निर्देशों को सही तरीके से संकलित कर रखा जा रहा है कि नहीं। साथ ही शिविर में इशू रिसीट पंजी भी रहेगी, जो पत्र आता है उसे विनती किया जाता है, उसे आगत पंजी कहते हैं। जो वहां से निर्गत किया जाएगा आपके विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा, उसे निर्गत पंजी कहते हैं। उस पंजी में एंट्री होगी, ये इस तरह की जो पंजी होगा, रजिस्टर होगा, उसकी भी संधारण विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अब आइए, सरकारी विभागों से भूमि की सूची प्राप्त होगी, तो इसका भी सूची को जो प्राप्त होगी उसे रक्षित करना, उनका रखना उनका दायित्व है। साथ ही अंचल कार्यालय से भी प्रत्येक राजस्व ग्राम का पंजी 2 की सॉफ्ट प्रति प्राप्त होगी, या हार्ड कॉपी होगी, या घर में जो आम मालिक हो, भूदान हो, बंदोबस्ती से संबंधित हो, वार्षिक पर्चा से संबंधित हो, ये राजस्व विभाग के वेबसाइट पर भी अपलोड है, उससे भी डाउनलोड कर निकाला जा सकता है। निकाल कर भी उसे भी ग्राम बार सुरक्षित रखना या रखवाना उनका दायित्व बनता है। इस प्रकार सहायक बंदोबस्त अधिकारी का ये सब दायित्व है, आप समझ लीजिए। अब आइए हम चार्ज ऑफिसर, आपको बता चुके हैं कि चार्ज ऑफिसर भी आपका विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 की धारा 2 और उप धारा 24 में प्रभारी पदाधिकारी को परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम नियमावली के वर्णित कर्तव्यों और निर्वहन दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार के द्वारा प्रभारी पदाधिकारी के रूप में नियुक्त पदाधिकारी तो वर्तमान में जिले में अपर समाहर्ता राजस्व महोदय कार्यरत हैं होते हैं।
अपर संभारता राजस्व होते हैं, उन्हें प्रभारी पदाधिकारी का भी दायित्व दिया गया है हमारे राजस्व विभाग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। वही इस प्रभारी पदाधिकारी के दायित्वों एवं कर्तव्यों को निर्वहन करते हैं। उनका क्या कर्तव्य है भाई, आप ये जान लें। उनका पहला कर्तव्य है कि जब किश्तवार होती है तो किश्तवार में आपको बताए थे कि नियमावली नियम के नियम 7 उपनियम 3 में किश्तवार के भूखंडों को रेंडमली जो है उनके द्वारा 2% जांच करना है। जो अमीन होगा, जिस भूखंड को जो को है खेत को खेसरा में बदल रहा है, उस भूखंडों को 2% वो जांच करेंगे, उनका दायित्व बनता है। ये महत्वपूर्ण काम है। साथ ही खानापुरी दल का गठन भी होता है नियम 7 के अंतर्गत। उस खानापुरी दल का गठन का जो प्रस्ताव जाएगा सहायक बंदोबस्त अधिकारी मुख्यालय के द्वारा, उसे प्रभारी पदाधिकारी महोदय अपनी अनुशंसा के साथ या प्रस्ताव देकर उसे बंदोबस्त अधिकारी को भेजते हैं। बंदोबस्त अधिकारी उसे स्वीकृत करते हैं और अपना आदेश देते हैं। तत्पश्चात उसे वो निर्गत करवाना जिला बंदोबस्त कार्यालय से, और साथ ही उसे जिला राजपत्र में प्रकाशित कराना भी उनका दायित्व है। साथ ही वो किश्तवार के कार्य को क्रमबद्ध क्रियान्वयन करवाना, सुनिश्चित करवाना इनका दायित्व है कि भाई किश्तवार का कार्य 30 कार्य दिवस के भीतर किया जा रहा है कि नहीं, ये आपका इनका दायित्व है। साथ ही वो प्रभारी पदाधिकारी का दायित्व है कि भाई वंशावली के लिए आम सभा का आयोजन हमारे अमीन या कानगो विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी के द्वारा पूरी तरह से ग्रामवासियों या जन सहभागिता के साथ उसका आम सभा का आयोजन हो रही है कि नहीं, उसे भी रेंडमली एक आध दो आम सभा में जाकर वो देख सकते हैं। ये उनकी दायित्व बनता है, समझ लीजिए। और इस प्रकार से खानापुरी से पूर्व जो आपका प्रपत्र 5 में खतियानी विवरणी तैयार होगी, उसके लिए खतियान की आवश्यकता पड़ती है। जो गत अधिकार अभिलेख का कैडेस्ट्रल हो, रिविजनल हो, वो क्या होता है, कहाँ रहता है भाई, तो जिला अभिलेखागार में। जिला अभिलेखागार का प्रभारी प्राय अपर संभारता महोदय ही होते हैं, वरीय प्रभार में होते हैं। और नीचे जो है जिला अभिलेखागार का जो है कनीय प्रभार किसी उप संभारता महोदय को भी होता है। इसलिए वरीय प्रभारी होने के नाते आप उनसे संपर्क कीजिएगा। तो जिला के अपर संभारता हैं तो आपके खतियान जिला अभिलेखागार से उपलब्ध करा देंगे, ताकि आप आपके अमीन प्रपत्र 5 वहां उसको तैयार कर लें। ये उनका दायित्व बनता है कि उनके पर्यवेक्षण में ये, क्योंकि वो अपर संभारता भी हैं जिले के, और अभिलेखागार के भी प्रभार में है, और बंदोबस्त के भी प्रभारी पदाधिकारी हैं। इसलिए आप उनसे संपर्क करके इस कार्य को आप करा सकते हैं। और ये विशेष सर्वेक्षण सहायक पदाधिकारी का दायित्व बनता है उनसे समन्वय स्थापित कर अपने अमीन कानगो को निर्देश देकर उसे तैयार कराएं। साथ ही जो विभिन्न विभागों का से की भूमि के संबंध में जो सूची ली जाएगी, उनका वो दायित्व बनता है कि सभी विभागों को सूचना निर्गत कर एक नोडल पदाधिकारी को नियुक्त कर दें, ताकि वो सुनवाई के समय में भी नोडल पदाधिकारी अपनी पक्ष को रख सकें, अपनी भूमि का वो संरक्षण कर सकें। और इस साथ ही सभी विभाग उन्हें जिला बंदोबस्त कार्यालय को सूची उपलब्ध करा दें। ये भी उनका दायित्व बनता है कि इस तरह से कोऑर्डिनेशन करें। साथ ही एक है, जब सुनवाई वगैरह समाप्त हो जाती है प्रपत्र पारू प्रकाशन के बाद, तो लगान दर तालिका जो बनती है, तो लगान दर तालिका जब तैयार किया जाता है तो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा जो है लगान तैयार किया जाता है, उस पर आपत्ति ली जाती है। आपत्तियां की निपटारा के पश्चात इसी प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से बंदोबस्त अधिकारी को स्वीकृति के लिए सुपुर्द करते हैं, भेजते हैं। यहाँ भी प्रभारी पदाधिकारी महोदय का वो दायित्व बनता है कि वो सभी लगान दर तालिका जो तैयार की गई है सहायक बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा सही किया गया है कि नहीं, उसे भी देख लें। यदि वो संतुष्ट होते हैं तभी वो बंदोबस्त अधिकारी के यहाँ संपुष्टि के लिए वो भेजते हैं। ये उनकी महत्वपूर्ण दायित्व है। साथ ही जिला स्तर पर सभी सर्वेक्षण से संबंधित
जो कार्य किए जाते हैं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनगो अमीन का, वो मासिक या पाक्षिक बैठक कर कर उन सभी कार्यों का वो समीक्षा करें। और साथ ही निर्देशालय को भेजे जाने वाले मासिक या पाक्षिक प्रतिवेदनों की तैयारी करना भी उनका दायित्व बनता है। इस प्रकार प्रभारी पदाधिकारी का अधिकार और कर्तव्य यह है जिस पर हम चर्चा आपसे किए। साथ ही अब आइए बंदोबस्त पदाधिकारी का अधिकार और कर्तव्य, जो जिले के बंदोबस्त का सबसे वरीय पदाधिकारी होते हैं। समझ लीजिए, सर्वेक्षण कराना, जिले का सर्वेक्षण कराने का दायित्व बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय को ही है, ये आप जान लें। और जब राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी जाती है धारा 3 के अंतर्गत, तो बंदोबस्त पदाधिकारी प्रपत्र 1 में राजस्व ग्रामवार उद्घोषणा करते हैं कि सर्वे का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। ये इनकी दायित्व बनती है। साथ ही आपको धारा 7 के अंतर्गत खानापुरी दल का भी गठन करना बंदोबस्त अधिकारी का दायित्व बनता है। उस खानापुरी दल में विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन उनके सदस्य होते हैं। ये खानापुरी दल का भी गठन धारा 7 के अंतर्गत करना उनका दायित्व है। और जब उद्घोषणा हो जाती है, उनके द्वारा सर्वेक्षण कार्य प्रचालन के लिए उद्घोषणा कर दी जाती है, तो उनका दायित्व बनता है कि स्थानीय समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के माध्यम से वो प्रचार करें कि अमुक जिले अंचल में, हमारे जिले के अमुक अंचल में भिन्न भिन्न राजस्व ग्रामों में सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। जनता जो है, आम जनता, आम रैयत सभी अपने राजस्व से संबंधित अभिलेखों को अद्यतन कर ले और कर ससमय जब भी शिविर के द्वारा तिथि निश्चित की जाए, उन तिथियों में उपस्थित होकर किस्तवार से लेकर आगे के प्रक्रम तक वो अपना राजस्व अभिलेख को ठीक करा लें, दुरुस्त करा लें, वो नाम दर्ज करा लें, ये दायित्व है। साथ ही वो जब करते हैं वो उद्घोषणा, तो उसके साथ साथ जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से वो उद्घोषणा की सर्वेक्षण कार्य प्रचालन करने के लिए, वो शुरू करने के लिए उद्घोषणा करते हैं, तो सभी रैयतों से निवेदन करेंगे कि वो सभी अपने खेत का मेड़ को भी, अगर मेड़ टूटा हुआ तो मिट्टी डालकर भी दुरुस्त कर लें, ताकि वो पता चले कि किस्तवार के समय में अमुक किसान का, अमुक रैयत का ये एक प्लॉट उनका है। तो उससे क्या फायदा होगा, जब आप किस्तवार करने आपके अमीन जाएंगे, तो जो खेत होगा या पॉलीगोन या भूखंड होगा, अगर 4 भाग में बटा हुआ है, खेती की उद्देश्य से मेड़ बनाकर अगर वो रैयत जो है अपने मेड़ पर, जो अपने स्वामित्व के मेड़ पर पूरे अगर मिट्टी डालकर अगर ऊंचा कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि चारों प्लॉट के बाहरी पर जो मिट्टी डाल के अपने ठीक करेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि एक रैयत का ये चारों खेत है। इससे भी एक सुविधा होगी, ये उनका दायित्व बनता है। इसकी भी वो अपनी विस्तृत रूप से ये करें, ताकि वो स्थानीय समाचार पत्र में या दूरदर्शन पर ये सारी रैयतों को जानकारी मिल जाए, या जो उस संबंधित राजस्व ग्राम से भी बाहर रैयत रहते हैं, उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए कि हमारे राजस्व ग्राम में सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। ये बंदोबस्त अधिकारी महोदय का ये दायित्व बनता है। इस प्रकार वो सूचना निर्गत करें। क्या हुआ? और साथ ही जब शिविर का गठन हो जाता है, तो किस्तवार का कार्य प्रारंभ होगा। तो उसके पहले साथ ही एक भी और काम है, आपको पता है कि खतियान, तो बंदोबस्त पदाधिकारी का दायित्व बनता है कि अपने प्रभारी पदाधिकारी को निर्देशित करें कि संबंधित अंचल के जो से संबंधित शिविर से संबंधित जो पदाधिकारी हैं, वो संबंधित राजस्व ग्राम का अभिलेखागार से खतियान लेकर सभी अमीन को आसानी से उपलब्ध करवा दें, ताकि वो तेरीज का निर्माण करें, खतियानी विवरणी का तैयारी करें प्रपत्र 5 में। साथ ही सभी विभागों के साथ एक अपने अपने विभाग अपनी भूमि की सूची उपलब्ध कराने के लिए एक बैठक का आयोजन करें। नोडल पदाधिकारी के लिए नामित करने के लिए उन्हें निर्देशित करें, ताकि वो सभी लोग अपने विभाग से संबंधित भूमि की सूची जिला बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध करा दें। साथ ही अंचल कार्यालय के साथ, अंचल अधिकारी के साथ भी वो बैठक कर वो कोऑर्डिनेट करें
क्योंकि वो जिला पदाधिकारी हैं, हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी भी हैं। इसलिए अगर उनके द्वारा निर्देश दिया जाएगा कि सभी अंचल अधिकारी जो शिविर से संबंधित शिविर प्रभारी अगर जाते हैं तो आप सभी अभिलेख सॉफ्ट प्रति में या हार्ड कॉपी में शिविर को उपलब्ध करा दें, ताकि सर्वेक्षण का कार्य सही तरीके से किया जा सके, सुचारू रूप से किया जा सके। साथ ही आप जब आपत्तियां आती है, यानी किस्तवार जब होगी, तो किस्तवार में आप 1% बंदोबस्त पदाधिकारी का भी दायित्व बनता है। तो वो रैंडमली रूप से किसी भी राजस्व ग्राम में जाकर वो 1% पॉलीगॉन का भूखंड का सत्यापन करें, ताकि वो देखें जमीन के द्वारा जो किस्तवार का कार्य किया जा रहा है सही। यदि वो चाहे तो ट्रांजेक्शन का भी वो सत्यापन कर सकते हैं, यूनिक बॉन्डी का भी कर सकते हैं। जिस दिन वो जाएंगे, अपने हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के जो प्रतिनिधि होंगे ईटीएस डीजीपीएस के साथ वो उपस्थित होंगे, और इस प्रकार वो रैंडमली निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना उनका दायित्व है। साथ ही जब किस्तवार का कार्य समाप्त हो जाता है, तो खानापुरी का कार्य होता है। उनका दायित्व है कि भाई समय पर खानापुरी का यादाश्त पारित किया जा रहा है कि नहीं, खेसरा पंजी का संधारण सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं, अगर खानापुरी पर्चा सही समय पर वितरण किया गया कि नहीं, खानापुरी पर्चा और एलपीएम वितरण के पश्चात 15 कार्य दिवस के अंदर में रैयतों का द्वारा आपत्ति दिया जाना है, वो सही समय पर दिया जा रहा है कि नहीं। जब वो आपत्ति दे देंगे तो कानूनों के द्वारा 30 कार्य दिवस के अंदर में उन आपत्तियों को निष्पादन किया जाएगा। यहाँ आप देखेंगे प्रपत्र 8 में जो आपत्ति आती है वो लोक भूमि से संबंधित यदि होगा तो दूसरे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा सुनना है। जो आपके शिविर में रहेंगे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, उनके द्वारा लोक भूमि से संबंधित आपत्ति ऑब्लिक दावों का निष्पादन नहीं किया जाएगा। उसी स्थिति में बगल के जो शिविर के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे उनके द्वारा उन आपत्तियों दावों का निष्पादन किया जाएगा। इस तरह से उनका प्रतिनिधित्व करने का कार्य बंदोबस्त पदाधिकारी का दायित्व बनता है। इस प्रकार जब सब काम हो जाएगी तब उसके बाद वो विश्रांति में गया तो समय पर गया कि नहीं, इन सारी कार्यों का पर्यवेक्षण करने का दायित्व बंदोबस्त पदाधिकारी को है, ताकि जिले में संचालित सर्वेक्षण के समस्त कार्यों का निरीक्षण, नियंत्रण और रोड मैप के अनुसार जो राज्य सरकार के द्वारा जो रोड मैप तैयार किया जाता है उसके अनुसार समय कार्य का संपादन किया जा रहा है कि नहीं, ये बंदोबस्त पदाधिकारी का मुख्य दायित्व है, जब समझ लीजिए। और साथ ही वो मासिक या पाक्षिक बैठक भी का आयोजन करना भी उनका दायित्व है। जिले के बंदोबस्त कार्यालय के साथ वो बैठक करके अपने किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करें, उनकी प्रगति की समीक्षा करें और निदेशालय को अवगत कराना, ये उनकी दायित्व बनता है। या किसी प्रकार का विधि व्यवस्था संबंधित अगर कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, अगर शिविर से अगर रिपोर्ट किया जाता है, तो उस स्थिति में एज ए जिला पदाधिकारी उन समस्याओं का भी निराकरण करना उनका दायित्व बनता है बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय का। क्योंकि बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय जिला के पदाधिकारी होते हैं, संभालता होते हैं, इसलिए है। इसके लिए भी वो चाहेंगे तो सभी थाना, सभी अपने जिला आरक्षी अधीक्षक महोदय के साथ वो बैठक कर सर्वेक्षण परिचालन से संबंधित एक अपना बैठक कर लें, ताकि जानकारी हो जाए सभी स्तर के पदाधिकारियों को, पुलिस पदाधिकारियों को कि भाई अमुक अमुक अंचल में सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है, किसी प्रकार से वहां जो सर्वेक्षण दल या टीम है शिविर में किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हो, ये उनकी है दायित्व है। जब वो लगानदार तालिका तैयार किया जाता है तो उस स्थिति में भी उसको संपुष्ट करना उनका दायित्व बनता है, जो आपको बताया। साथ ही जब संपुष्ट हो जाएगा तो पुनः फिर प्रपत्र 20 में अधिकार अभिलेख तैयार होगी। उन अधिकार अभिलेख को भी अपने हस्ताक्षर और मोहर से उसे हस्ताक्षरित करना उनका दायित्व बनता है, और अंतिम प्रकाशन करना। जब अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा तो जो भूमि सुधार उपसंहारता जो राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित होंगे उनके द्वारा भी उस समय निष्पादन किया जा रहा है कि नहीं, आपत्ति एवं दावों का, उनका भी पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करवाना उनका दायित्व बनता है। और इस प्रकार जब सारा कार्य समाप्त हो जाएगी तो उस खतियान को भी अपना राज्य सरकार को प्रतिवेदित करेंगे कि अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार हो गया है, इसे अधिसूचित करें, अनाधिसूचित करें, डी नोटिफाइड करें, तो अब राज्य सरकार जो है उसे डी नोटिफाइड करती है। अभी ये समझ लीजिए,
उसके डी नोटिफाइड कराना भी उनका ये दायित्व बनता है। इस प्रकार से बंदोबस्त अधिकारी का ये पूरी दायित्व और कर्तव्य के बारे संबंध में आपसे संक्षिप्त में चर्चा की है। चलिए, कोई और कोई प्रश्न है तो मुझसे कीजिएगा। पहले हम आपको, आप सभी को जिनका नाम ए से लेकर ई तक है, एफ तक है, वो लोग सभी एक साथ अपना प्रश्न करेंगे। वो लोग हाथ उठाएंगे। ए से लेकर एफ तक बहुत सी प्रश्न कॉमन रहता है, यदि एक ही प्रश्न को बार बार दोहराने से कोई लाभ नहीं है। उसका उत्तर आप ध्यान पूर्वक सुने और सभी लोग, आप लोग अपना अपना उपस्थित रहिए। ऐसा नहीं कि आप हमसे जुड़ गए, स्क्रीन आप पर आप आ नहीं रहे हैं, वीडियो में आ नहीं रहे हैं, तो आपकी अनुपस्थित हो जाइएगा और दूसरे जगह है, तो उसी स्थिति में आप जुड़े। चलिए, जो प्रश्न है कीजिए। कोई प्रश्न आप लोगों में नहीं? चलिए, हाँ अरविंद जी, क्या प्रश्न आपका? बोलिए। हाँ, प्रणाम प्रणाम, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, अपना सिस्टम चेक कीजिए। हाँ, बोल रहे थे किस तरह के दौरान जो अमीन से जांच करेंगे, तो उस वक्त अगर वो गांव में पक्षपात करते हैं। आपकी आवाज, आप सुनिए ना, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। थोड़ी देर के बाद आपसे फिर जुड़ते हैं हम, चलिए ना। चलिए, ठीक है। दूसरा, हाँ, कोई प्रश्न आप लोगों में? चलिए, हाँ बोलिए, कोई प्रश्न है? चंदन कुमार जी हैं, बोलिए बोलिए चंदन जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन है कि कोई हाट है सर, बाजार, ग्रामीण बाजार सर, जो सरकारी जमीन होती है, वहाँ कोई दुकानदार अगर 20-30 साल से रह रहा है दुकान करके, और वो चाहता है कि हम वहाँ पक्का मकान बनाए, तो क्या बना सकता है वो? उसमें आपका कोई रोल ही नहीं है। पक्का मकान अगर बनाता है, हाट मेला की जमीन है, तो वो सरकार की जमीन है, वो अंचल अधिकारी का दायित्व बनता है उसे देखना और उसे रोकना। आपका कहीं उसमें आपका रोल नहीं है। आप जो मेला और हाट बाजार की भूमि है, उस राज्य सरकार के नाम से उसका खाता का निर्माण करेंगे और भूमि के किस में मेला हाट बाजार लिखेंगे, जो गवर्नमेंट आम के खाते में जाएगा, ये आप जान लीजिए। चलिए, हाँ, आप उसमें आप चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, बोलिए। हेलो, हाँ ब्रजेश जी, बोलिए। जी सर। सर लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि लदावी क्या होता है सर? लदावी जो अनरजिस्टर्ड सब पेपर है, जब 100 रुपया से कम मूल्य था, जी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो है ना, सेक्शन 6 या 7 है, इस तरह से, मैं भूल रहे हैं, कंफर्म नहीं है। उसमें था कि 100 रुपये से ऊपर का रजिस्ट्रेशन होना है, उसके नीचे का जो है मूल्य का जो भी था, आवास से भूमि से संबंधित हो, इस तरह से पैसा रैयत लेता था और लदावी के रूप में लिख देता था। यदि बहुत सा ऐसा होता है उससे ज्यादा कभी मूल्य का होता था, अपने बचाने के लिए निबंधन में ज्यादा पैसा लगेगा, तो लदावी, खेस्टा, बैनामा, इस तरह से लिखकर ट्रांजेक्शन का तरीका था, जो अभी वर्तमान में बिहार दाखिल खारिज अधिनियम जो बना 2011 वाले 2012, उसमें लदावी और खेस्टा, बैनामा एवं अन्य कागजातों के आधार पर मोटेशन पर रोक है, समझ लीजिए। अगर चलिए, ठीक है। हेलो, बोलिए। सर ये फ्लो चार्ट क्या है? सर्वे फ्लो चार्ट? उस विभिन्न प्रक्रमों को दिखाया गया है, जो आपकी पहले वाली जो प्रथम क्लास में था, उस सर्वे का जो है ना, जो प्रक्रम बार उस पर चर्चा किए होंगे, आप देखे तो समझ आया होगा ना। शुरू में अधिसूचना होगा, उद्घोषणा होगा, उसके बाद कौन सा काम आगे होगा, विभिन्न प्रक्रमों को क्रमवार वो दिखाया गया है, पार्ट बाय पार्ट करके। हाँ, मानचित्र कैसे बना और अधिकार अभिलेख का कैसे निर्माण। चलिए, ओके सर, ठीक। बोलिए। हेलो हेलो जी। एमओ क्या है सर? ये एमओ इंस्पेक्टर, एमओ, एमओयू। एमयू तो एग्रीमेंट का एक पेपर है, एग्रीमेंट का पेपर, उसका मतलब? एजेंसी के द्वारा। अभी तो ध्यान में, बाद में बता देंगे, अभी थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रही है। अभी तो बताए थे सर। हम नहीं बताए थे। अभी तो आपने बताया था एमओ इंस्पेक्टर। एमयू कहाँ बोले हैं? एमयू कहाँ बोले हैं अभी आपको? कहाँ, किस प्रक्रम में? आप ये वो क्या बोलते हैं,
अभी तो कोई चर्चा नहीं की हम, अभी तो एमयू का क्या है कोई शहर। ध्यान से सुने आप लोग, आप इसका मतलब ध्यान दूसरे जगह होगा। अभी सर्वेक्षण के प्रक्रम में तो कहीं एमयू शब्द नहीं है। ईटीएस मजदूर डीजीपीएस का आया है प्रयोग शब्दों का। चलिए, आप लोग ध्यान दूसरे जगह रखते हैं, इसका मतलब क्या है। हाँ, भटकते हैं इधर उधर। चलिए बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ बोलिए अमीर जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आप अपना सिस्टम को ठीक कीजिए ना, तो आवाज आएगी। चलिए, हाँ यहाँ अमित कुमार। हाँ बोलिए, बोलिए क्या प्रश्न है? सर मेरा क्वेश्चन था, अगर कोई रैयत अगर सरकारी जमीन पर अपना घर बना के रखा हुआ है तो उसके एवज में हम लोग को क्या करना है सर? दूसरा कुछ नहीं करना है। गमजरो आम मालिक जमीन पर अगर घर बनाकर रह रहा है तो आपको उसे कुछ नहीं लिखना है। आपको सिर्फ अगर पक्का मकान है तो अतिक्रमण लिख दीजिए, अगर अस्थायी झोपड़ी वगैरह लगाया है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन था सर, ये दर रैयत अपना अधिकार के लिए अंचल अधिकारी पास किस अधिनियम के तहत जाएगा सर? ये आपको 48C के अंतर्गत, बिहार काश्तकारी अधिनियम के 48C के अंतर्गत वो दर रैयत जो है ना, आवेदन पत्र देता है और तत्पश्चात अंचल अधिकारी के द्वारा दर रैयती अधिकार के रूप में उसे घोषित किया जाता है सेक्शन 48D के तहत। चलिए, ये तो पहले ही क्लास में हो चुकी है। अभी हम जो चर्चा की उससे पूछिए ना। चलिए, चलिए और कोई प्रश्न? अविनाश जी। जी सर बोलिए। सर बोल रहे हैं कि कल भी बताए थे और आज भी बताए हैं, एक सर रैयती फर्द 4 कॉपी में अधिकार अभिलेख बनेगा। एक रैयती फर्द और दूसरा अंचल को जाएगा जो अभिधारी खाता पंजी। हाँ। पर और निर्देशालय को जो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे सर? सॉफ्ट कॉपी, उसका नाम नहीं दिया हुआ है नियमावली में। हाँ पहले, हाँ वो सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में दोनों जाएगा। जैसा निर्देश मिलेगा वैसा जाएगा, क्योंकि ये आपका अधिकार अभिलेख ये लास्ट में जाकर ये सॉफ्ट में बन जाएगा, डिजिटल प्रारूप में रहेगा, ये आप जान लीजिए। इसी के आधार पर जो डिजिटल ही प्रति आप अंचल कार्यालय को देंगे, क्योंकि ये पहले बना था, अब तो ऑनलाइन म्यूटेशन का कंसेप्ट आ गया। तो अंचल कार्यालय में ये पूरी सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे तभी ना म्यूटेशन का काम अपडेशन होता रहेगा। तो अब ये सर्वे समझिए, अगर संभवतः लास्ट ही है, इसके बाद अब सर्वे नहीं होगी। स्वतः जो जमीन खरीद बिक्री होगी, किसी तरह का स्वामित्व में परिवर्तन होगा स्वतः। सर एक और क्वेश्चन था। चलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं किसी जमीन पे मंदिर या मस्जिद है, हाँ, और वो भूदान में मिला है मंदिर या मस्जिद को, तो उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? या उसको भूदान में मंदिर और मस्जिद कैसे दान मिल जाएगा? नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं मिला है, जमीन मिला है। मान लीजिए बहुत सारा जमीन मस्जिद मंदिर या मस्जिद कहीं बना हुआ है, बहुत सारा जमीन दान के रूप में लोग दे दिए हैं मंदिर मस्जिद में। मंदिर मस्जिद में दे दिए तो उस मंदिर मस्जिद के नाम से बनेगा। कल अगर सुबह में जो क्लास होगी आपका धार्मिक न्यास परिषद से संबंधित और वक्फ बोर्ड से संबंधित, उसमें इसकी बता देंगे कि कैसे उसका सर्वे किया जाएगा। चलिए। बोलिए, और कोई प्रश्न? आगे पेज पर चलिए। धर्मेंद्र जी, क्या प्रश्न आपका? बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, कह रहे सर कि कोई रीजनल सर्वे में किसी रैयत का जमीन जो है दूसरे के नाम में चढ़ गया है और दखल को जो मूल जो रैयत का उसी का है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? रिविजनल सर्वे में दूसरे रैयत का एंट्री हो गया और दूसरी रैयत कहीं दखल है नहीं, जैसे वो बगल वाला प्लॉट के नाम पर हो गया है, जैसे बगल वाला जो जमीन है प्लॉट है, हाँ, उसके वो भूधारी के नाम से हो गया है, तो दखल किसका है? लेकिन दखल जिसका जमीन था उसका। तो अब तो फिर अगर वो अनापत्ति करता है तो आप विशेष सर्वेक्षण में जो है आप उसका आपत्ति लेकर उस पर अभिलेखबद्ध कर सारी सुनवाई कर आप खाता खोल सकते हैं।
अगर वो एग्री नहीं करता है तो विवादित हो गया, तो उसी हिसाब से आप डिस्प्यूट लिख दीजिए। चलिए, लेकिन दखल तो उसी के पास दखल का स्वामित्व तो नहीं ना है, खतियान तो उसके नाम से ना है, ये उसके बगल वाला भूखा। हाँ, इसलिए दिक्कत है। चलिए, हाँ ठीक है सर, थैंक यू। बोलिए, और कोई? अमन कुमार जी बोलिए। हाँ सर, हमने बोल रहे हैं सर, LPM का फुल फॉर्म लैंड पार्सल मैप ही होगा ना? हाँ बिल्कुल वही होगा। ओके सर। चलिए, और नेक्स्ट पेज में चलिए। हाँ, कोई और प्रश्न बोलिए आप लोगों से? नहीं है। नेक्स्ट चलिए। हाँ, सत्य प्रकाश हेलो, बोलिए। हेलो, सुन रहे हैं सर? हेलो, सुन रहे हैं सर? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए ना। मेरा क्वेश्चन है सर, लिखे हुए हैं सर हम पूछने के लिए कि कैडेस्ट्रल सर्वे में, हेलो, कैडेस्ट्रल सर्वे में किसी रैयत के खेसरा का रकबा मान लीजिए 100 डिसमिल है सर, मगर रिविजनल सर्वे में मानचित्र पूर्वत रखा गया सर 100 डिसमिल सर, और रकबा है सो एराजी है जो कांस्टेंट कर दिया, आती 20 डिसमिल घटा दिया गया सर। जो मानचित्र में जो रहेगा वही प्रिवेल करेगा, समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसी में आगे एक पूछना है सर, यदि मैं उस जमीन को रजिस्ट्री कराना चाहता हूँ सर, हाँ, तो हम मैप के आधार पे रजिस्ट्री कराएंगे सर कि रकबा के आधार पे? मैप के आधार पर। ओके सर, थैंक्स। हाँ, चलिए। चलिए, और कोई? पिंटू कुमार जी। हाँ सर, हेलो। हेलो, हाँ बोलिए ना, आवाज आ रही है। हाँ सर, यदि वन विभाग का जमीन है, नहर है, नहर पे कोई घर बना लिया है, उसके बगल में रैयती जमीन है, क्या उस पे घर रहेगा? अरे वन विभाग की जमीन है, उस पर घर बना लिया तो उसको तो वन विभाग की भूमि से न खाता खुलिएगा। आप रैयती जमीन में अगर घर बना हुआ है तो रैयत का रहेगा। चलिए, जमीन के जस्ट अपोजिट नहर है, सटा हुआ। हाँ भाई, घर बना लिया है उसका, हंटर में बनाया होगा। में क्या ये हंटर में होगा। ये सब आपका सारा प्रश्न सब निजी है आप लोगों का। आप लोग अपना निजी प्रश्न ज्यादा करते हैं। हाँ, आप लोग अभी जो हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताए उस पर प्रश्न नहीं रहता है आप लोगों का। तनाजा फॉर्म क्या है? हाँ, तनाजा फॉर्म क्या है? कौन सा तनाजा? तनाजा फॉर्म अभी हम चर्चा किए हैं। ऐसे आप पूछ दिए तो बता देते हैं। तनाजा फॉर्म जो पहले होता था, आपत्ति का प्रमाण होता था, आपत्ति इसी में दी जाती थी। अब तो आपत्ति के लिए प्रपत्र 8 है और 14 है, तो तनाजा फॉर्म तो है नहीं। ये कैडेस्ट्रल सर्वे या रीजनल सर्वे के समय में तनाजा फॉर्म था ना। ये कहाँ से आप कहीं आप चलिए, राजीव कुमार जी बोलिए। प्रिया जी। हाँ, एसएस मानचित्र क्या है सर? ये एसएस मानचित्र क्या है जो आपने जिक्र किया था सर? हाँ, पहली बार जो मानचित्र जो तैयार करते हैं हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, विशेष सर्वेक्षण मानचित्र वही है। उसके विशेष मानचित्र के अंतर वही है। कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, स्पेशल सर्वे हुआ। तो अभी ये जो मानचित्र क्या है, स्पेशल सर्वे है, इसलिए स्पेशल मैप इसको कहा जाएगा। अभी हम लोग सर्वे क्या कर रहे हैं? स्पेशल सर्वे कर रहे हैं। पहले कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे हुआ था, अभी स्पेशल सर्वे, स्पेशल सर्वे खतियान है, स्पेशल सर्वे मानचित्र। चलिए नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सर। ओके, और आगे हो गया। बोलिए आशुतोष जी। बोलिए आशुतोष जी, बोलिए आशुतोष जी, बोलिए। नहीं, आवाज नहीं जुड़ रहे हैं मुझसे आप। चलिए, आप नहीं जुड़ रहे हैं फिर। हेलो, इधर देखिए तो मोहम्मद रजीउल्लाह सर हैं। हाँ बोलिए रजीउल्लाह जी, बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। सर एक्चुअली मेरा एक सवाल है कि अगर कोई रैयत का जमीन है और वो फ्लड एरिया में उसका घर बना हुआ है, तो जो भी कागजात है उसका सारा मतलब फ्लड में चला गया है,
अगर हम सर्वेक्षण करने के दौरान अगर हम जाते हैं वहाँ पे, तो वो आपत्ति लेकर के आता है, भाई मेरा ये क्या बोलते हैं, ये मेरा जमीन है, तो हम उसको कैसे मानेंगे कि नहीं आपका ही ये। सुनिए ना, पहले आप विगत खतियान आपके पास में उससे मान लीजिए सर। और मानचित्र में देखिए, आपके अच्छा, पास अंचल कार्यालय से घर मजरूआ मालिक की सूची मिली होगी, उससे देख लीजिए वो नदीम का है प्लॉट है कि वो। अच्छा, चलिए इन सारी इंस्ट्रूमेंट्स आप उसकी जांच कर सकते हैं। सर इसके लिए आशुतोष जी, सर इसके लिए अगर कोई, हेलो सर। हाँ चलिए, और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए, और कोई प्रश्न? हेलो सर। सोमा को, हाँ बोलिए सोमा जी। कह रहे हैं कि लघु हस्ताक्षर, इसको एक बार डिफाइन कीजिएगा। आप पाक्षिक बैठक, आप हस्ताक्षर पूरा करती है ना? नहीं, मैं अपना नाम का आधा करती हूँ। तो आधा करती हैं तो लघु हस्ताक्षर हो गया। अद्य हस्ताक्षर भी बोलते हैं उसको। आप पूर्ण हस्ताक्षर कीजिएगा, पूरा नाम लिखिएगा सोमा कुमारी सिन्हा, तो पूर्ण हस्ताक्षर हो गया। तो मेरा डॉक्यूमेंट में जैसे नाम है सोमा कुमारी, अब मैं लिखती हूँ सिग्नेचर में सिर्फ सोमा। वो ऐसे अधिक से अधिक अगर पेपर पर करते हैं तो करते हैं, मगर तरीका वो नहीं है। जब भी करें तो पूर्ण हस्ताक्षर करें। आप सर्वे में आपको जब करना होगा तो पूर्ण हस्ताक्षर कीजिएगा। पूर्ण हस्ताक्षर का ही है, तभी ना पता चलेगा कि कौन आदमी के द्वारा आदेश किया गया। फॉल्ट नहीं होगी? हाँ, वेरिफिकेशन में फॉल्ट, ना ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए आप चलिए, और कोई प्रश्न? नीतीश जी। पाक्षिक बैठक? जी सर। पाक्षिक बैठक, अरे जो 15 दिनों पर बैठक होती है क्वार्टरली, उसी को पाक्षिक बैठक कहते हैं। साप्ताहिक 7 दिनों पर, 15 दिनों पर पाक्षिक, 30 दिनों पर मासिक। चलिए, और कोई प्रश्न? प्रणाम सर। प्रणाम। जी सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, प्रश्न कीजिए। अनावास बिहार सरकार क्या होता है सर? हाँ क्या बोले? जी, अनावास बिहार सरकार क्या होता है सर? आवाज थोड़ा सा धीरे बोलिए, आपकी आवाज बहुत तेज। अनावास बिहार सरकार क्या होता है? क्या चीज पूछ रहे हैं आप? आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अनावास बिहार सरकार क्या होता है सर? बिहार सरकार, अनावास बिहार सरकार। अनावास बिहार सरकार क्या होता है सर? देखिए, गरमजरुआ मालिक होता है ना, उसी तरह से रिविजन सर्वे में अनावास बिहार सरकार लिखा गया है, माने गया है। बिना आबादी का गरमजरुआ में क्या होता है? बिना जोताबाद का गैरमजरुआ माने पड़ती है। उसी तरह से अनाबाद माने बिना आबादी का, वो बिहार सरकार हो गया। बिना आबादी का जो है माने जो है वो सर्वसाधारण सभी लोगों का। चलिए, और कोई प्रश्न? जी, उसी सर। हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए ना, प्रश्न कीजिए। चलिए, और कोई प्रश्न? सर्वेक्षण का इकाई क्या होता है सर? राजस्व ग्राम सर्वेक्षण की इकाई होती है ना। चलिए, ओके। और कोई प्रश्न? चलिए, शशांक जी, प्रशांत जी बोलिए, क्या प्रश्न आपका? हाँ सर, मेरे आवाज आ गई सर? जी हेलो। हाँ बोलिए सर। क्वेश्चन ये है सर क्वेश्चन ये है कि बेस मैपिंग से लेकर डिमार्केशन ग्राउंड ट्रूथिंग तक, जो हम लोग नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जो गुजर के इंस्पेक्शन करते हैं ऑन ग्राउंड, सर इसका रीजन क्या है सर? ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट मानचित्र जो उत्तर की ओर ऊपर की ओर रखा गया है, इसलिए मानचित्र का उत्तरी गोलार्ध से बनता है, इसलिए ऊपर की ओर नीचे की ओर, इसलिए वी से शुरू किया गया वहां उत्तर और पश्चिम। देखते हैं मानचित्र में ऊपर होता है ना उत्तर, इसलिए जो है नॉर्थ वहीं से शुरू होती है। हाँ चलिए, तो ये ऑन ग्राउंड भी हमें नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ ही करना है? तब 1 नंबर शुरू कीजिएगा ना, कोई काम शुरू कीजिएगा तो इसी से शुरू कीजिएगा ना। चलिए, और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? आवाज नहीं आ रही है, आप बोलिए। हेलो नहीं। मोहम्मद इरशाद जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? जी सर, नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बीटी एक्ट के तहत
रैयत द्वारा किस धारा के तहत अंचल कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं हम सर? क्या चीज का आवेदन? आवेदन होता है किस चीज का आवेदन बीटी एक्ट के अंतर्गत करेगा भाई? बीटी एक्ट तो दिया हुआ है, आवेदन पढ़ने का किस तरह का हो जाए? हेलो, हाँ बोलिए ना। बीटी एक्ट के तहत आवेदन करना क्या है? बीटी एक्ट तो पूरा अधिनियम है, सारे लैंड का दिया गया है, डिफिनेशन दिया गया, रैयत को है, कोपनसी रैयत है, बेदखली है, लगान का कैसे होगा, फिर आपका सर्वेक्षण का है, तो अलग अलग है। तो उसके लगान के लिए एक विभाग के द्वारा जो अभी काबिल लगान और बेलगान के लिए जो है 2017 में एक पत्र निकली है, जिस पर हम आपको बताएंगे डिटेल। उसके लगान की प्रक्रिया दी हुई है कि अगर कोई रैयत का छूट जाता है, अगर वो काबिल लगान योग्य भूमि है जिसके लगान लगना चाहिए, तो उसके लिए वो आवेदन पत्र देगा। तो संशोधन किया गया उसी एक्ट के तहत। अच्छा, संशोधन एक्ट, उसी में किया गया। फिर आपका सेक्शन 23 है भूमि उपयोग के संबंध में, उसमें भी क्या है, उसी से आया है। पहले व्यावसायिक लगान आया था, उसी से एक्जीक्यूटिव ऑर्डर था जिसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। तो पुनः फिर जो है एक क्वेश्चन और है सर, पिछले क्लास में जो सर बताया, जान लीजिए, बिहार भूमि गैर प्रयोजन संपरिवर्तन अधिनियम 2010 जो आया बीटी एक्ट के 23 से ही उत्पन्न हुआ है। फिर दाखिल खारिज के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जो आप सुने होंगे 11 में, 15 में, 18 में, 26 का, इस तरह से भी जो है विक्रय से, अंतरण से संबंधित हो, दान से संबंधित हो, विनिमय हो, उत्तराधिकारी हो। 26 क्या कहता है कि कोई किसी की बाल बच्चा नहीं है और वो मर जाता है तो संपत्ति किसको अंतरित होगा, ट्रांसफर होगा। 26 का कहता है उत्तराधिकारी या परिदान, मैंने दान, ये सब भी है नहीं, ये सब बीटी एक्ट ही है। क्योंकि हमारे उसके पहले क्या था, कोई 1799 के आसपास जो बंगाल जो काश्तकारी रेगुलेशन आया उसी के तहत वो किया गया। तो उसमें क्या था कि रैयतों या काश्तकार का हित के बारे में नहीं रखा गया था, सोचा नहीं गया, तो अत्याचार हो रहा था। तो फिर आपको बताया था कि ये कालांतर में फिर परमानेंट सेटलमेंट आया, कर्णवाली साहब आया, उसके बाद तरह तरह का ये होते हुए फिर उसमें आया कि भाई कोई लगान भी लगाया जा रहा है तो उचित और सामयिक लगान हो, बेदखली नहीं हो, क्योंकि पावरफुल अरेस्ट था कि अगर लगान नहीं देता उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, फिर उसको वापस लिया गया। इस तरह से जब हुआ देखा गया तब जाकर उसके पहले 1875 में बंगाल सर्वे एक्ट बना, उसके बाद 1885 में बिहार काश्तकारी अधिनियम बना, जो रैयतों काश्तकार के हित के बारे में भी सोचा गया उस समय की गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन और? हाँ प्रतिभा जी, इसलिए लास्ट प्रश्न है, समय आवाज नहीं आ रही है, आप अपनी सिस्टम को ठीक कीजिए। आवाज में नहीं, आवाज ठीक नहीं आ रही है। चलिए आवाज नहीं क्लियर आ रही है। और कोई प्रश्न आप लोगों के बीच में है? जनरल ऐसा कोई हो, सभी लोग प्रश्न तो भिन्न है। देखिए राम नरेश यादव जी कोई प्रश्न करना चाह रहे हैं, बोलिए। सर कह रहे हैं अभी जो प्रपत्र 8, 14 और 21 में आपत्ति जो रैयतों के द्वारा लिया जाएगा उसका समाधान माने किन किन अधिकारी द्वारा किया जाएगा? सर प्रपत्र 8 में कानगो के द्वारा, 14 में सहायक बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा और 21 में जो है उप समाहर्ता भूमि सुधार स्तर के पदाधिकारी के द्वारा। 8 में यदि लोक भूमि से संबंधित होगी तो सहायक बंदोबस्त अधिकारी